वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 सब्जेक्ट एसएसटी सोशल स्टडी में जो पॉलिटिकल साइंस जो 6 हमारा पार्ट चल रहा है और 6 वाले पार्ट में चैप्टर नंबर 2 संघवाद। संघवाद जिसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो संघवाद का आज हम पढ़ेंगे भाग नंबर 3। आज का जो हमारा प्रकरण है, जो टॉपिक है भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था हम पढ़ रहे थे संघवाद के बारे में। तो सबसे पहले हमें पढ़ा था कि संघवाद क्या है, किसे कहते हैं, संघवाद की क्या क्या विशेषता है। आज हम देखेंगे जो भी हमारी विशेषता पढ़ी है हमने संघवाद की, वे हमारे भारत देश में किस प्रकार से वे लागू होती हैं। क्या कह सकते हैं कि हमारा भारत देश एक संघवाद है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक है भारत में संघीय व्यवस्था। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में भी संघीय व्यवस्था है। कुछ हमारे भारत देश की शासन व्यवस्था में ऐसी विशेषताएं स्पष्ट नजर आती है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, एक फेडरल कंट्री है। तो वे कौन कौन सी विशेषताएं, वे कौन कौन से हमें एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है। सबसे अगर पहले हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 जो था सत्ता की जो साझेदारी था, सत्ता की साझेदारी वाले चैप्टर में हम 2 केस स्टडी की हमने, बेल्जियम और श्रीलंका। जब बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देश में ऐसी विविधता पाई जाती है, असमानता पाई जाती है और वहां पर ही संघीय व्यवस्था बनाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा। बेल्जियम ने बड़ी समझदारी से काम लिया, इसलिए वे देश बच गया और वे एक उन्नति की ओर बढ़ा। लेकिन श्रीलंका ने संघीय व्यवस्था को नहीं अपनाया, इसलिए वहां पर उसको नुकसान हुआ। वहां कह सकते हैं कि गृह युद्ध की जैसी स्थिति, गृह युद्ध बन गया। तो अगर श्रीलंका और बेल्जियम की अगर हम तुलना करें हमारे भारत देश में, तो भारत जैसे विशाल देश के अंदर तो विविधता बहुत अधिक है। तो भारत जैसा एक बड़ा देश भी है, श्रीलंका और बेल्जियम से बड़ा देश भी है भारत, और साथ में भारत देश में विविधता भी इन देश से कहीं अधिक है, क्योंकि भारत में भी विभिन्न धर्म है, जाति है, समुदाय है, पंथ है, यानी अलग अलग यानी कि हमको विविधता देखने को मिलती है। पहली बात तो यह कि भारत जो देश है श्रीलंका और बेल्जियम जैसे देश से कहीं बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की भी इसमें बहुत अधिक है। साथ में अगर हम विविधता देखते हैं तो वे असमानता भी बहुत अधिक है, चाहे वे जाति की हो, धर्म की हो, किसी समुदाय की हो या पंथ की हो या अन्य कोई ग्रुप हो। तो बहुत बड़े देश, ऐसे बहुत बड़े देश में संघीय व्यवस्था बनाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी अच्छी व्यवस्था बनाई कि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, सबको डिग्निटी, मान सम्मान, रेस्पेक्ट मिले, सबको अपना जीवन जीने का अधिकार हो। तो ऐसा संविधान का निर्माण किया जिसको सबको साथ लेकर चला गया, और जैसे हमारे भारत देश में संघीय व्यवस्था अपनाई। कैसे अगर उसको देखते हैं कि भारत में अगर हमारा भारत देखते हैं तो हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। तो ये आजादी हमको बिल्कुल सरलता से नहीं मिली है। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है जो फ्रीडम हुआ है, क्योंकि हमारा भारत देश पहले अंग्रेजों के अधीन था। तो ये स्वतंत्रता हमको इजीली नहीं मिली है, आसानी से नहीं मिली है। ये स्वतंत्रता मिलने में हमारे देश में बहुत ही बड़ा काम आया, रक्त रंजित विभाजन हुआ। रक्त रंजित माने खून की नदियां बही, अर्थात बहुत सी हमारे अंग्रेजों से साथ विदेशी साथ लड़ाई हुई, चाहे 1857 की क्रांति देखें, चाहे 1942 का आंदोलन देखें या 1947 के देखें, तो काफी हमारे जो देश के वीर शहीद हुए हैं, लोगों की जान गई है। तो
तो हमें ये आज़ादी बड़ी रक्त रंजित से मिला है। और सबसे बड़ा दुख हुआ हमारा देश का विभाजन हुआ, क्योंकि जो हमारा देश है वे दो टुकड़ों में बट गया धर्म के आधार पर, एक पाकिस्तान और एक भारत देश। पाकिस्तान को मुस्लिम धर्म के आधार पर और भारत को हिंदू धर्म के आधार पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर हमारे देश के टुकड़े हुए। तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो देश में रक्त हुआ और विभाजन हुआ। लेकिन जब स्वतंत्र हमारे देश में रजवाड़े थे, रजवाड़े जहाँ राजा शासन करते थे, कि हमारे देश में पहले राजाओं का शासन था, लोकतंत्र नहीं था। तो रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों को एक मिलाना बहुत कठिन काम था, क्योंकि क्षेत्र की विविधता थी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजाओं ने अपना अधिकार जमा रखा था, शासन किए हुए थे। उनको स्वतंत्र राज्यों, उनको एक राज्य में मिलाना, एक संघ बनाना एक बहुत कठिन काम था। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही अच्छे नेता, बहुत ही विद्वान थे और दिमाग से काम लिया और भारत का एकीकरण करने में उसका विशेष योगदान दिया। तो उन रजवाड़ों को मिलाया और इसलिए हमारा भारत देश है एक राज्यों का संघ है। हमारा भारत देश कैसा है कि छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर और हमारा एक संगठन बनाया जिसको हम संघ कहते हैं, यूनियन कहते हैं। तो भारत देश राज्यों का एक संघ बना। उसके बाद देखते हैं संविधान का निर्माण किया गया। ये सभी बात देखते हैं तो ये क्या नजर आते हैं कि संघीय व्यवस्था के लक्षण कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में झलकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि भारत देश में संघीय व्यवस्था है। भारत संविधान का निर्माण किया गया कि जब देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में, तो देश में शासन व्यवस्था को चलाना है। तो देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए कोई ना कोई नियम, रूल, रेगुलेशन होना चाहिए, तभी तो देश में चलेगा। देश में असमानता थी, अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग थे, सबको एक साथ लेकर कैसे चले। तो देश में संविधान बनाया गया, भारत में संविधान का निर्माण किया गया और इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार को बांटे गए, जिसमें संविधान का निर्माण किया गया कि पूरे देश के नागरिकों को इस संविधान का पालन करना होगा और उस संविधान के अनुसार ही व्यक्तियों को अधिकार और उसके मूल कर्तव्य बताए गए ताकि उसका भी विकास किया जाए। साथ में एक बड़े विशाल देश को चलाने के लिए सरकार का भी विभाजन किया गया। सरकार का भी विभाजन गया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विधायी अधिकारों को भी बांट दिया गया, जिसको मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि उसके 3 हिस्से बांटे गए, जिनको हम कहते हैं सूची। 3 सूचियों में बांटा गया, कह सकते हैं जो हमारे क्षेत्र है, जो अधिकार है 3 सूची बांटी। ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे भारतीय संविधान की जो संविधान में 3 सूचियों में उसको जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसको 3 सूचियों में बांटा गया। कौन कौन सी 3 सूचियां हैं, आइए अब वे 3 सूची देखते हैं। अब संघीय व्यवस्था नहीं होती तो हम ये सूची नहीं बांटते। अब मैं कह रहा हूं कि हमारा टॉपिक का नाम है कि भारतीय संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था का ये भी हमें एग्जाम्पल मिलता है कि भारत में जो केंद्र और राज्य की सरकार में विभाजन किया, एक संविधान का निर्माण किया गया, सबको साथ लेने के साथ साथ एक ऐसे नियम बनाए गए और साथ में विधायी अधिकारों को 3 तरह से बांटा गया या 3 सूचियों बांटा गया। कौन कौन सी 3 सूची है? नंबर 1 संघ सूची। संघ सूची में कौन कौन विषय सम्मिलित की गई? जो प्रथम सूची बनाई इसका नाम दिया संघ सूची। इस संघ सूची के अंदर विषय बनाया प्रतिरक्षा से संबंधित, यानी रक्षा से संबंधित विदेशी मामले, जैसे भारत देश का अमेरिका से, जापान से, रसिया से, अन्य देशों से क्या संबंध रहेंगे। इस प्रकार से विदेशी मामले से संबंधित, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, विदेशी मुद्रा हो, जैसे कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो भारत की मुद्रा विदेश में, विदेशी मुद्रा भारत में आएगी, तो उसके ऊपर क्या नियम है, कैसे उसको एक्सचेंज किए जाएंगे, ये सभी जो विषय है ये संघ सूची में रखे गए। कौन कौन से? जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, ये सभी विशेष संघ सूची में रखे गए और साथ में दिया गया कि इसके ऊपर कोई भी कानून का निर्माण किया जाएगा, तो कानून निर्माण का काम होगा केंद्र सरकार,
किसको होगा? केंद्र सरकार ही इसके ऊपर कानून का निर्माण करेगी। दूसरी सूची बनाई राज्य सूची। कौन सूची बनाई? राज्य सूची बनाई। राज्य सूची के अंदर भी ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट बांटे गए, अलग अलग विषय। जैसे संघ सूची में तो ये विषय है, इनके ऊपर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अब दूसरे राज्य सूची, राज्य सूची में होगी पुलिस, उस राज्य की पुलिस, उस राज्य में व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई आदि यानी कि ये विषय बांटे गए। और इसके ऊपर कानून निर्माण का अधिकार होगा केवल राज्य सरकार को। किसका होगा? उस राज्य की राज्य सरकार को। जैसे राजस्थान की राज्य सरकार है, पंजाब की सरकार है, कर्नाटक की राज्य सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, तो उस राज्य की बाउंड्री में, सीमा में जो उनका जो सीमा है, उसी में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई के कानून के संबंधित निर्माण बनाएगी। तो देखिए इस प्रकार से विषय बांट दिए गए, विषय का विभाजन कर दिया गया और अलग अलग अधिकार दे दिया गया कि जो कानून का निर्माण केंद्र सरकार करेगी उनके ये विषय होंगे, और जो राज्य कानून का निर्माण करेगी राज्य सरकार, राज्य सूची में भी ये विषय होंगे, ताकि किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं हो, कोई झगड़ा नहीं हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने यही पढ़ा था, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, कि जब सत्ता को बांट देंगे तो झगड़ा नहीं होगा। और यही हमारे भारत देश ने किया, बड़े समझदारी का काम किया कि सूचियां बनाई, सब्जेक्ट बांटे, कानून निर्माण का अलग अलग उसका क्षेत्र विकार विभाजित किया। तीसरी सूची है जिसे कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर कौन कौन से विषय आए? जैसे शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार। इस प्रकार की जो, अब देखिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये विषय सबको याद करना है। केवल आपका एकेडमिक सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जैसे शिक्षा कौन सी सूची में आता है, व्यापार कौन सी सूची में आता है, विदेशी मामले कौन सी सूची का उदाहरण है, ये आपको बिल्कुल इसके एग्जाम्पल है, वो याद करना है। तो समवर्ती सूची के जो हमारे उदाहरण है, जैसे शिक्षा है, वन है, मजदूर है, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सभी जो विषय है ये हमारे समवर्ती सूची में है। इसके ऊपर कानून निर्माण का अधिकार है दोनों को है। दोनों को मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर ऊपर इसको कानून बनाने का क्षेत्र अधिकार है, कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर इनको ऊपर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का किसी कारण से झगड़ा हो जाता है या आपस में कोई विवाद हो जाता है कानून बनाने के विषय में लेकर, जैसे शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार के मामले में, कानून बनाने के मामले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कोई आपस में विवाद हो जाता है, तो विवाद के दौरान किसका निर्णय सर्वोपरि होगा? वे केंद्र सरकार का होगा। किसका होगा? वे केंद्र सरकार का होगा। केंद्र सरकार यानी केंद्र सरकार सर्वोपरि होगी, तो केंद्र सरकार को हम कह सकते हैं कि समवर्ती सूची पर अधिक जो अधिकार है वे केंद्र सरकार कहीं अधिक भारी पड़ती है राज्य सरकार के बजाय। शेष विषय को कहते हैं कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था 26 जनवरी 1950 के अंदर, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया था, उस समय कोई सब्जेक्ट नहीं थे, विषय नहीं थे, और वे किसी कारण से सब्जेक्ट छूट गए, जिसको हम रिमेनिंग सब्जेक्ट कहते हैं या शेष विषय कहते हैं। अर्थात ऐसे सब्जेक्ट जो हमारा भारत देश यानी कि आजादी के समय या भारत की स्वतंत्रता के समय या संविधान लागू होते समय वे सब्जेक्ट नहीं थे, यानी जो सब्जेक्ट बाद में आए हैं, तो उन सब्जेक्ट को हम कह सकते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट नहीं थे, वे शेष बचे हुए जो सब्जेक्ट थे, अब उनको कौन सी सूची में रखा जाए,
ये बड़ी एक यानी कि कठिन काम था, इसलिए हमारे संविधान निर्माता ने इसका भी एक ऑप्शन देखा हुआ था, इसको भी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो कह रहे कि जो शेष सब्जेक्ट बचे हुए जो थे उनकी भी एक सूची बनाई गई, जो शेष सूची बनाई, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो एक सब्जेक्ट था जो न तो हमारे संसूची में सम्मिलित है, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी जो विषय है उसको शेष सब्जेक्ट वाली सूची में रखा गया और इसके ऊपर कानून बनाने का निर्माण केवल केंद्र सरकार को है। किसको है? केंद्र सरकार को इसका निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे अलग अलग विषय हैं और अलग अलग विषय पर अलग अलग सरकार कानून का निर्माण कर सकती है। तो ये हमें ऐसे देखने को मिलता है। ऐसे अगर देखते हैं तो सरकार का स्तर भी देखते हैं। सरकार का स्तर भी हमारा अगर वर्टिकल स्तर देखते हैं, जो क्षैतिज स्तर देखते हैं, तो सरकार का स्तर भी हमारा अलग है। जैसे ऊपर की जो सरकार है, पूरे देश में जो सरकार है, जिसे हम केंद्र सरकार या सामान्य सरकार की, जैसे बेल्जियम में और श्रीलंका में जो पूरे देश की जो सरकार थी उसे सामान्य सरकार के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर जो सरकार है, जो पूरे देश की है, उसे हम केंद्र सरकार या संघ सरकार या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत सरकार। तो देश में जो सरकार का स्तर है वे भी एक तरह से क्षैतिज न होकर एक वर्टिकल है, अर्थात सबसे ऊपर होगी केंद्र सरकार, बीच में होगी राज्य सरकार। कि राज्य सरकार जैसे भारत बताया कि संघ है, एक राज्यों का संघ है। भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार होगी, उसको अलग अलग नाम हो सकता है। क्या उसको राज्य सरकार कह सकते हैं, प्रांतीय सरकार भी कह सकते हैं उसको, या क्षेत्रीय सरकार के नाम से उसको जानते हैं। इसको तीसरे स्तर की जो सरकार होगी उसे हम कहते हैं पंचायत राज सरकार। जैसे पंचायत राज, इसको हम कहते हैं सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, यानी जो हमारी सेल्फ लोकल गवर्नमेंट है, जैसे हमारी पंचायत आती है, नगर पालिका आती है, नगर निगम के आते हैं ये। तो इस प्रकार से सरकार का भी जो विभाजन किया गया है वे किसी एक व्यक्ति के हैंड में नहीं है। तो इसलिए हमारी पावर्स जो है, शक्ति यहाँ भी बटी हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पंचायती राज सरकार होगी, ये सरकार के हमारे लेवल भी होंगे। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है। और देखते हैं कि कुछ राज्यों को, जो क्योंकि हमारा भारत देश एक विशाल देश है, सभी जो राज्य में समान नहीं है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से समान नहीं है, आर्थिक दृष्टि से समान नहीं है, जनसंख्या की दृष्टि से समान नहीं है, प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से समान नहीं है। इसलिए जब इतना विशाल देश है और उसमें असमानता है, तो जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो गरीब राष्ट्र हैं, उनको सामान्य राष्ट्र के एक लेवल में लाने के लिए उसको हम विशेष प्रावधान देते हैं। संविधान के अनुसार विशेष प्रावधान दिया जाता है ताकि वे एक बैलेंस बन जाए, और जब ये बैलेंस बन जाएंगे तो हम उसको एक मानेंगे। तो विशेष राज्यों को दर्जा प्रदान किया है, जैसे जम्मू और कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के साथ साथ उत्तरी पूर्वी जो भारत के राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर के अंदर तो अलग संविधान होता था, धारा 370 थी, वे एक केंद्र शासित प्रदेश था, जैसे चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है। लेकिन आज वर्तमान में देखते हैं तो जम्मू कश्मीर जो है एक विशेष राज्य नहीं है, वहां धारा 370 हट गई है और जम्मू कश्मीर है उसको केंद्र शासित में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसको एक तो लद्दाख और एक हमारा जम्मू कश्मीर को, उसको 2 केंद्र शासित में बांट दिया। आज भी हमारे भारत देश में जैसे हमारा अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दमन दीव है, हमारे लक्षद्वीप है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर क्या कि राज्यों की तरह स्वतंत्र सरकार नहीं है, यह राष्ट्रपति, यहाँ पर क्या कि उपराज्यपाल होता है और जो देश के राष्ट्रपति के अधीन होता है, अर्थात वहाँ राष्ट्रपति के नियम, रूल, रेगुलेशन वहां पर लागू होते हैं। इस प्रकार से कुछ राज्यों, ऐसे अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों को देखते हैं
जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, क्योंकि ये थोड़े पिछड़े राज्य हैं, तो इन राज्यों को भी विशेष दर्जा दिया गया है ताकि और राज्यों के बराबर लाने के लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था के लक्षण हमें नजर आते हैं, इसलिए हमारा भारत देश में क्या है, एक संघीय व्यवस्था है। उसी प्रकार से और देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा देखिए संसद में कानून निर्माण, कि कानून का निर्माण कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, क्योंकि जैसे रूलिंग सरकार और जो ओपोजिशन सरकार होती है, जैसे एक तो सरकार होती है जैसे जिस पार्टी की सरकार है, जैसे मान लीजिए इस समय हमारे भारत देश के अंदर बीजेपी एक यहाँ रूलिंग सरकार है, बीजेपी का शासन है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस और अन्य दल है। तो ये नहीं है कि कानून का निर्माण करेंगे पार्लियामेंट में तो बीजेपी सरकार ही मनमानी करेगी या दूसरा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, कि शासित सरकार भी है और विपक्षी सरकार भी है, कि दोनों की सहमति से ही कोई कानून का निर्माण किया जाता है। तो देखिए संसद में कानून का निर्माण भी जो 2/3 बहुमत के तहत उसका पास होता है कोई कानून, फिर दूसरे सदन में जाता है और उसके बाद फिर राष्ट्रपति इसके ऊपर मनन करता है, राष्ट्रपति साइन करता है, तब ये कानून पास होता है। तो हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण की शक्ति भी किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। संसद के अंदर कानून निर्माण की भी एक प्रक्रिया है, हमारे संविधान में जो प्रक्रिया लिखी हुई है उस प्रक्रिया के अनुसार ही कानून का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए कानून निर्माण में भी हमारी शक्ति बटी हुई है, और बटी हुई है तो भारत में संघीय व्यवस्था है। उसी प्रकार देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका भी हमारे देश की न्यायपालिका सर्वोच्च है, ये नहीं केवल एक ही कोर्ट है, यहाँ अधीनस्थ न्यायालय है, हर जिले के ऊपर जिला सेशन न्यायालय है, उन सेशन न्यायालय के अंदर सिविल कोर्ट्स है ना, सिविल न्यायालय है, सिविल न्यायालय के ऊपर जैसे जिला न्यायालय है जिसको हम सेशन कोर्ट कहते हैं, और सेशन कोर्ट के ऊपर हर राज्य में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय है जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, और पूरे देश के अंदर हाई कोर्ट के ऊपर एक देश में जैसे हमारे भारत देश में एक कोर्ट है जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। तो न्यायपालिका का जो स्तर है, न्यायपालिका का स्तर भी बटा हुआ है, यानी अधीनस्थ कोर्ट है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रकार से कहते हैं कि न्यायपालिका क्षेत्र भी ये नहीं है किसी एक व्यक्ति के हाथ में या एक निर्णय जो सर्वोपरि माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जिला न्यायालय से के जजमेंट से अगर वे खुश नहीं है तो वे उच्च न्यायालय में, संबंधित उच्च न्यायालय में अपनी अपील को दायर कर सकता है, वहां से ले सकता है। और कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय से भी संतुष्ट नहीं है तो वे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारी ये स्टेप्स बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका भी हमारी बटी हुई है। तो इस प्रकार से उसका भी क्षेत्राधिकार है, वे क्षेत्राधिकार अलग अलग क्षेत्राधिकार है। तो इन कारणों से ये जितनी विशेषताएं हैं, इन सब विशेषताओं से हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि हाँ, हमारे भारत देश में संघीय व्यवस्था है, कि हमारे भारत देश में इस कारणों से संघीय व्यवस्था चल रही है। तो आज का वीडियो ये था हमारे कि भारत में संघीय व्यवस्था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपको कोई क्वेरीज हो, आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स करना, आप मैसेज करना, आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया जाएगा। और आप एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।